नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास की सीरीज कंटिन्यू चल रही है और आज का अपना जो टॉपिक है क्लास का वो है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। अगर दोस्तों आप कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी, यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी की तैयारी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तैयारी या 11th और 12th की एग्जाम बीकॉम बीए और बीए एलएलबी, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हो तो आने वाले समय में करियर सारथी कोचिंग पे हम एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। यहाँ पर हम डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देख रहे हैं, बाद में इन्हीं क्लासेस से निकाल के पुरानी परीक्षाओं में या पुरानी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम जानेंगे डिमांड के मीनिंग, एलिमेंट, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड में चेंजेस। अगर दोस्तों आप हो चैनल पर अभी नए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक चैनल को जरूर पहुंचाएं जो कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं और कॉम्पिटिटिव और वह कोई कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम को देख रहे हैं। तो दोस्तों वहां तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास का। आज की टॉपिक डिमांड का हम करते हैं शुरुआत। डिमांड क्या होती है दोस्तों? हमने ये सुना है पीछे कि अगर कोई इकोनॉमिक्स में अगर हम डिमांड के टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे को 40% इकोनॉमिक्स का जो समझ है वो डेवलप हो जाता है कि हाँ, अब हम और थ्योरीज क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि डिमांड एक कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखते हैं डिमांड क्या होती है। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विच ए कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग टू परचेज, यानी किसी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा, नॉट ओनली इच्छा बट आल्सो एबल टू परचेज, बट आल्सो रेडी टू परचेज ऑल्सो एट गिवन प्राइस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो मैं बाजार जाता हूं और मुझे नीड तो कितनी किलो शुगर की है, 10 केजी शुगर की नीड है, बट मेरी जेब में जो पैसे हैं वह 10 केजी के इक्वल नहीं है। तो मैं वहां जाकर पूछता हूं कि भाई साहब क्या प्राइस है चीनी की, और उस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कि मैं 5 किलो ले पाता हूं या 4 किलो ले पाता हूं। तो नीड तो मुझे ये है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस से या जो मेरे पास पैसा है उससे मैं इतनी ही क्वांटिटी बाई कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब इफेक्टिव डिजायर का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पहली बात तो क्या होनी चाहिए, किसी चीज की डिजायर होनी चाहिए कि मुझे कोई चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। फिर उस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज। फिर रिसोर्सेज को बाई करने, एक्सपेंसेस करने के लिए मैं क्या रहूं, रेडी रहूं। पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर क्या हो दोस्तों, टाइम हो। जब ये पांचों एलिमेंट होते हैं वहां क्या बनती है, डिमांड। तो डिमांड का मतलब ये हुआ कि डिमांड एक कंज्यूमर की क्या बताता है, कंज्यूमर की एक इफेक्टिव डिजायर को बताता है, कंज्यूमर की एक इफेक्टिव डिजायर को बताता है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि आप घर से निकले तो आपकी मम्मी ने आपको कहा था कि बेटा आज आप बाजार जा रहे हो, बाजार से आते टाइम एक काम करना, केले लेते आना। केले तो आप ये पूछोगे कि कितने किलो लेके आऊं, पहले तो आप पूछोगे कि क्या कितनी क्वांटिटी लेके आऊं। फिर मम्मी आपको कहती है कि अगर देखो मार्केट आप जा रहे हो तो वहां पे भाव पूछना पहले। तो मैं यहाँ पे केजी में लिख देता हूँ, और सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं प्राइस और इधर लिख देता हूँ केजी। अगर प्राइस हो 10 रुपए किलो, प्राइस कितनी हो 10 रुपए किलो, तो कितने खरीद लाना बेटा, 4 किलो खरीद लाना। और अगर प्राइस 20 रुपए किलो हो तो 3 किलो ले आना, अगर 30 रुपए किलो हो तो 4 किलो ले आना, और अगर 30 रुपए किलो हो तो 2 किलो ले आना, और अगर 40 रुपए किलो प्राइस है तो कितने केजी केले ले आना, 1 केजी केले ले आना। मम्मी ने आपको ये एक टेबल बना के दे दी। अब आप क्या कर रहे हो, आपकी जेब में पैसा है, नो डाउट आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपए है। आप वहां गए, वहां आपने पूछा कि भाई साहब केले क्या भाव है, भाई साहब ने कहा 20 रुपए किलो है, तो आपने कहा 3 किलो दे दो, 3 किलो दे दो। यानी पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए बाई हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटीज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइसेज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, दैट इज डिमांड। सॉरी, अलग अलग प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी लेने के लिए तैयार हो, दैट इज डिमांड। और पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो, दैट इज क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड या डिमांडेड क्वांटिटी। यानी कि अभी एग्जांपल हमने लिया, उसी एग्जांपल में 10 रुपए की प्राइस थी, आप 4 किलो ले रहे थे, 20 पे 3, 30 पे 2 और 40 पे 1 केजी ले रहे थे। तो इसका आपने एक टेबल बनाया, तो अलग अलग प्राइस पे
आप जो डिमांड कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड। और पर्टिकुलर आपने जाके पूछा क्या भाव है, 20 रुपए किलो, तो आपने कितनी क्वांटिटी ले ली, 3 केजी आपने ले ली, तो ये 3 केजी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये कि डिमांड है या डिमांडेड क्वांटिटी, यानी मांग है या मांग मात्रा। मांग या मांग मात्रा, मांग होती है अलग अलग प्राइस पे आप कौन कौन सी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो, दैट इज डिमांड। और पर्टिकुलर वन प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो, दैट इज डिमांडेड क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी, यानी प्राइस में और डिमांडेड क्वांटिटी में जो रिलेशन है उसको जो शो करती है उसी को क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कितने एलिमेंट्स होते हैं, डिमांड के 5 एलिमेंट होते हैं दोस्तों। डिजायर ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी की आपके मन में क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इच्छा। उस इच्छा को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज टू फुलफिलमेंट ऑफ दैट डिजायर, यानी उसको फुलफिलमेंट करने के आपके पास क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज है बट उन रिसोर्सेज को अगर आप पे नहीं कर पा रहे, विलिंगनेस नहीं है पे करने की, तो वह काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स आपके अंदर क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस टू एक्सपेंसेस देम या पे देम। तीसरा, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी। एंड फिफ्थ, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड क्वांटिटी, यानी कि ये पांचों एलिमेंट अगर एक जगह होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, वरना वह क्या रहती है दोस्तों, नीड ही बोली जाती है। जैसे कि मैंने कहा मुझे आईफोन की नीड है, मुझे किसकी नीड है, आईफोन की नीड है। मेरी इच्छा है कि मेरे पास क्या हो, आईफोन। और मेरे पास जैसे मान लो मेरे पास 3 लाख रुपए भी है। अब आईफोन जैसे मान लो मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए का लेने वाला हूँ, मुझे इच्छा है, मेरे पास रिसोर्सेज भी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उन रिसोर्सेज को खर्च करने के लिए मन में नहीं है कि अभी नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब मेरे अंदर क्या नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। तो ये अगर नहीं है एलिमेंट, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, एक डिजायर कहेंगे, ना कि डिमांड। डिमांड का मतलब वही है, वो डिजायर जिसको आप पेमेंट करके या रिसोर्सेज को पे करके क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिमांड बोल देते हैं। अन्यथा वही क्या रहती है, नीड ही रहती है। सिंपल सी बात है, डिमांड भी क्या है, नीड है। बस उस नीड को आपने रिसोर्सेज को पे करके पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर लिया, खरीद लिया है, वह क्या बन गई, डिमांड बन गई। बढ़ते हैं आगे, लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, सिंपल सी बात है, हमने कहा डिमांड का किसके साथ रिलेशन है, उसकी प्राइस के साथ है। प्राइस में चेंजेज होगा तो किस में चेंज होगा दोस्तों, डिमांड में चेंज होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया मम्मी का, कि मम्मी बोलती है कि बेटा ये प्राइस है और इधर आपकी क्वांटिटी है, अगर 10 रुपए प्राइस हो तो 4 किलो, 20 हो तो 3 किलो, 30 हो तो 2 किलो और 40 हो तो 1 किलो। यानी कि मम्मी ऑलरेडी जानती है कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड इधर क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको उल्टा देखते हैं, प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, और प्राइस अगर घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये इसकी क्या है दोस्तों, अजम्पशन है। When other things being equal, the quantity increases with a fall in price and diminishes when price increase। यानी सीधी सी बात है, जब किसी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो उसकी डिमांड में क्या होता है, डिक्रीमेंट। और अगर प्राइस में डिक्रीमेंट होता है तो डिमांड में क्या होता है, इंक्रीमेंट। जबकि अन्य बातें क्या रहे, कांस्टेंट रहे। वो अन्य बातें कि जो उसकी एजम्पशन है, यानी बाकी अदर फैक्टर में चेंज ना हो, सिर्फ चेंज हो प्राइस में। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या की जाएगी, कम की जाएगी, और यदि प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या की जाएगी, ज़्यादा की जाएगी। हम इसको इस इक्वेशन से एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। यहाँ पे प्राइस क्या है दोस्तों, इनडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड किस पे डिपेंड है, प्राइस पे। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अजम्पशन एंड अदर थिंग्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, उस थ्योरी की क्या है, कुछ अजम्पशन है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन में इसकी क्या है भाई, अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर में। यानी कि इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो
अदर फैक्टर है, ये वाले फैक्टर है, इनमें प्राइस को छोड़कर बाकी अदर फैक्टर में क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अदर फैक्टर में चेंज नहीं होगा तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड उसकी घटेगी, और यदि प्राइस घटेगी तो डिमांड उसकी बढ़ेगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन करते हैं। देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, यानी हमने अभी जाना कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। दोनों में कैसा रिलेशन है दोस्तों, नेगेटिव रिलेशन है। तो दोनों का, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल नहीं है कि मैंने कहा कि अगर प्राइस में 10% का डिक्रीमेंट हुआ तो डिमांड में भी 10% का इंक्रीमेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों के प्रोपोर्शन क्या हो, सेम हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, सॉरी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जो हमें चेंज ऑफ डायरेक्शन तो बता देता है बट पर्टिकुलर कितना चेंज होगा वह नहीं बताता है। यानी डिमांड क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जो चेंज ऑफ डायरेक्शन को ही बताता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन को बताता है कि चेंज किस डायरेक्शन में होगा, बट कितना होगा इसको वह नहीं बताता। तो हम ये कहते हैं कि इट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ डिमांड शोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से उसकी प्राइस जो डिमांड है उसमें किस डायरेक्शन में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि हमारे पास ओ एक्सिस पे क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की और वो ओ वाई पे क्या है, हमारे पास प्राइस है। हमारी शुरुआती प्राइस थी दोस्तों ओ क्यू ओ पी, तो हम डिमांड कर रहे थे ओ क्यू क्वांटिटी का। अब यदि हमारी प्राइस डिक्रीज होके क्या हो जाती है, ओ पी से ओ पी जीरो हो जाती है, तब हमारी डिमांड इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, क्यू से क्यू जीरो। और यदि अगर हमारी प्राइस इंक्रीज होके ओपी से ओपी वन हो जाएगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, क्यू से क्यू वन हो जाएगी, क्यू से क्यू वन हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड हमारी घटेगी और यदि प्राइस घटेगी तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, बस बशर्त है कि बाकी चीजें क्या रहे, कांस्टेंट रहे। होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल, जो अभी अपन एक एग्जांपल उठाया था जिसमें जो मम्मी ने हमें टेबल बना के दी कि इतनी इतनी प्राइस पे इतनी इतनी डिमांड इतनी इतनी क्वांटिटी ले आना, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, इसी को ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल, यानी मांग तालिका। मांग तालिका इसी को ही बोला जाता है। तो क्या होती है, डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल दैट शोज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ ए गुड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड डिमांडेड एट ईच दीज ऑफ प्राइस। यानी कि एक क्वांटिटी की, एक कमोडिटी की अलग अलग प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी बाई करोगे उसको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाना क्या होता है, डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल अगर किसी कमोडिटी की प्राइस 5 है तो उसकी डिमांड कितनी है, 10। प्राइस 4 है तो 15, 3 पे 20, 2 पे 35 और 1 पे 60। यानी कि इसमें पता चल रहा है कि डिमांड प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये इंडिविजुअल है, ये दो तरीके की होती है। इंडिविजुअल यानी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की डिमांड शेड्यूल क्या है उसको, और यदि अभी इसी में हम ए बी सी इन सबको जोड़ देते हैं और इनका टोटल निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी दोस्तों मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे एक की प्राइस, एक की डिमांड शेड्यूल ये है कि वो 500 रुपये पे 10 क्वांटिटी खरीदता है, 4 पे 15 खरीदता है, 3 पे 20 खरीदता है, 2 पे 35 और 1 पे 60। बी की अलग है, सी की अलग है, इन सब का हमने टोटल कर दिया तो ये कौन सी शेड्यूल बन गई दोस्तों, मार्केट डिमांड शेड्यूल। की टोटल मार्केट में किस किस रेट पे कितनी कितनी क्वांटिटी बाई की जाती है उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। बढ़ते हैं आगे, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अगर मैं उस डिमांड शेड्यूल को किस में रिप्रेजेंट कर दूं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं, तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व। यानी फॉर एग्जांपल मैं उसी एग्जांपल को वापस यहाँ पे ले लेता हूँ कि प्राइस है 10, 20, 30 और 40 और हमारी जो डिमांड थी 10 पे 4 थी, 3 थी, 2 थी और 1 थी। इसी टेबल को अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा कि ओ एक्सिस पे मैंने लिया है केजी यानी क्वांटिटी है और ओ वाई पे ली है प्राइस। अगर 10 रुपए की प्राइस है तो हमारी डिमांड, या मैं 40 से ले लेता हूँ, 40 रुपए की प्राइस है तो डिमांड कितनी केजी है, 1 केजी। 30 पे कितनी है, 2 केजी। 20 पे कितनी है, 3 केजी और 10 पे कितनी है, 4 केजी। इन सबको मैं एक कर्व से मिला दूंगा तो दोस्तों हमारे सामने क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व।
हमारे सामने क्या आ जाएगा, एक डिमांड कर्व, यानी कि द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व, यानी मांग तालिका को ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। द कर्व विच शोज द रिलेशनशिप, और ये कर्व क्या शो करता है, ये बताता है कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, घटती है, और यदि प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है एग्जाम के लिए कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो वहां आप ये बताओगे बिकॉज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस में और डिमांड ऑफ द कमोडिटी में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज नेगेटिव। बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब डिमांड कितने टाइप की होती है, पहला है प्राइस डिमांड, यानी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं दोस्तों प्राइस डिमांड। एंड सेकंड इज द इनकम डिमांड, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से उसकी डिमांड में जो चेंज होता है दैट्स कॉल्ड द इनकम डिमांड। एंड रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस में चेंज होने से उससे रिलेटेड दूसरी कमोडिटी में जो चेंज होता है, उसकी डिमांड में जो चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड द क्रॉस डिमांड। यानी सिंपल सी बात है, कमोडिटी खुद की प्राइस में चेंज होने को बोलते हैं प्राइस डिमांड, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से जो चेंज होता है दैट इज इनकम डिमांड, और एक्स कमोडिटी की प्राइस में चेंज हुआ और उससे वाई कमोडिटी की डिमांड पे जो फर्क पड़ा दैट इज क्रॉस डिमांड। इन तीनों को हम इंडिविजुअली अभी देख लेते हैं। प्राइस डिमांड, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि प्राइस में और उस कमोडिटी की डिमांड में जो रिलेशन होता है दैट इज प्राइस डिमांड, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और यदि प्राइस घटती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना, जनरली ये कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन ही होता है। अपन बात कर लेते हैं इन नॉर्मल गुड्स के केस में है। नॉर्मल गुड्स में जैसे फॉर एग्जांपल ओ एक्सिस पे हमारी यूनिट है और ओ वाई पे हमने क्या लिया है दोस्तों, प्राइस लिया है। अगर शुरुआती प्राइस हमारी ओपी है तो हमने क्वांटिटी कितनी बाई कर रखी है, ओ क्यू। अब यदि अगर हमारी प्राइस डिक्रीज होके ओपी 1 ओपी 0 से हो गई तो हमने क्वांटिटी इंक्रीज करके क्या कर दी, ओ क्यू 0। और यदि अगर प्राइस इंक्रीज होकर ओपी 1 हो गई तो क्वांटिटी हमने डिक्रीज करके क्या कर दी, ओ क्यू 1 कर दी। हमारा जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डेफिनेटली डाउनवर्ड हुआ और हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले गए, यानी पहले हम ए पॉइंट पे थे, फिर बी पे चले गए, फिर सी पे चले गए। तो हमारा ये जो स्लोप है जनरली जो नॉर्मल गुड्स है यानी सामान्य जो वस्तुएं हैं वहां पे ऐसा ही होता है। और ऐसा रिलेशन कौन सा रिलेशन बोलते हैं हम, नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है, जी बिल्कुल भी नहीं। यानी जनरली जो प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव। बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। अपने एक अर्थशास्त्री हुए थे सर रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने एक पैराडॉक्स दिया था या उन्होंने एक तरफ ध्यान खींचा था कि कुछ कमोडिटीज ऐसी भी है, कुछ कमोडिटीज ऐसी भी है जहां पे उल्टा होता है, उनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज, और उनकी प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था। तो इस पॉजिटिव रिलेशन के बारे में जिसने बताया उनका नाम था इकोनॉमिस्ट गिफिन, और ऐसी कमोडिटीज को हम बोलते हैं गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में क्या होता है दोस्तों, प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड भी क्या हो गई, डिक्रीज। और कैसा रिलेशन निकल के आता है सामने, पॉजिटिव। बट ध्यान रखिए दोस्तों ये एक रेयर कंडीशन है और इसकी हम एक सेपरेट क्लास लेके आएंगे जिसको हम बोलते हैं द डिमांड पैराडॉक्स, द डिमांड लॉ, पैराडॉक्स ऑफ डिमांड ऑफ लॉ, यानी मांग के नियम का विरोधाभास या मांग के नियम का अपवाद। ये बहुत ही एक शानदार क्लास है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसा हमेशा कौन सी कमोडिटीज के साथ होता है, घटिया कमोडिटीज या इंफीरियर कमोडिटीज के साथ ही दोस्तों होता है। यहाँ का प्रो टिप्स यही रहा कि जनरली प्राइस में और डिमांड में किस तरह का रिलेशन है, नेगेटिव, बट गिफिन गुड्स में ये किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जनरली प्राइस और कमोडिटी में डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, बट इनफीरियर कमोडिटीज लाइक गिफिन गुड्स में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बढ़ते हैं सेकंड, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट।
यदि इनकम ज़्यादा होगी, कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली वह डिमांड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यदि अगर इनकम कम हुई तो डिमांड भी क्या करेगा, कम करेगा। जनरली कैसा रिलेशन है दोस्तों, पॉजिटिव रिलेशन है। इन दोनों को देख लेते हैं अपन पहले नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में पहले उसकी इनकम यानी OY एक्सिस पे हमने इनकम ली है और एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड या यूनिट ली है। जब उसकी इनकम OI थी तो वह डिमांड कितनी कर रहा था, OQ1। अगर इनकम इंक्रीज होके क्या हो गई, I1 हो गई, तो डिमांड भी उसकी इंक्रीज होके क्या हो गई, OQ0। और यदि अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है और I0 हो गई तो डिमांड भी क्या हो गई, I0। कैसा रिलेशन है दोस्तों, पॉजिटिव रिलेशन है। और नेसेसरी में कैसा होता है, नेसेसरी मतलब ऐसी वस्तुएं जिन जो जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो जब हमारी इनकम शुरुआत में बढ़ती है, हमारी इनकम शुरुआत में बढ़ती है दोस्तों, तो ध्यान रखिए शुरुआत में हमारी डिमांड ऑफ नेसेसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। डिमांड ऑफ नेसेसिटी क्या होती है, बढ़ती। लेकिन एक पॉइंट के जाने के बाद ये क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके पास पहले जॉब वगैरह नहीं थी तो आपकी इनकम क्या थी, कम थी। इनकम कम थी तो आपके घर में जो आप गेहूं डलवाते थे वह एक साथ पूरे साल भर का नहीं डलवा पा रहे थे। आप मान लो पूरे साल भर की कितनी बोरी गेहूं खा लेते हो, 8 बोरी गेहूं खा लेते हो। बट इनकम स्टेबल नहीं थी या कम थी तो आप एक साथ 8 बोरी नहीं डलवा के कितनी डलवा रहे थे, 5 या 4 बोरी डलवा रहे थे। फिर आपके पास थोड़ा जॉब आया, थोड़ी इनकम आई तो आपने एक साथ 5-4 बोरी की बजाय कितनी बोरी डलवाना स्टार्ट कर दी, 6 कर दी। फिर कितनी कर दी, 8 कर दी। अब चाहे आपके पास कितना ही एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, अब गेहूं तो आप ज्यादा नहीं खा पाओगे ना, क्योंकि जो नेसेसरी है जीने के लिए जो कमोडिटी हमारी रिक्वायर्ड है वो एक सारवान पॉइंट तक ही क्या होती है, खरीदी जाती है। उसके बाद आपकी चाहे इनकम कितनी भी हो आप उसको ज्यादा नहीं खरीद पाते, फिर आप लग्जरियस कमोडिटीज की तरफ मूव ऑन हो जाते हो। अब बात करते हैं इन्फीरियर कमोडिटीज में। इन्फीरियर कमोडिटी में उल्टा होता है, आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम, और इन पे इनकम कम होती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। शुरुआत में कई बार इन्फीरियर कमोडिटी में ये पॉजिटिव देखा जा सकता है, बट एक पॉइंट के बाद इसमें क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास जॉब नहीं थी तब आप नॉन ब्रांडेड कपड़े खरीदते थे। जैसे जॉब आई आपने नॉन ब्रांडेड की ही डिमांड करी शुरुआत में, फिर जब जैसे आपके पास इनकम और बढ़ी फिर आपने नॉन ब्रांडेड जो कपड़े हैं उनको खरीदना क्या कर दिया, उनकी डिमांड कम कर दी और उसकी जगह आप कौन से लेने लगे, ब्रांडेड लेने लग गए। तो एक पॉइंट तक हो सकता है ये पॉजिटिव हो, लेकिन आफ्टर वन पॉइंट यह क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो हम इन्फीरियर में हमेशा इसको कैसा मानते हैं, नेगेटिव। प्रो टिप्स होगा दोस्तों, जनरली ये पॉजिटिव ही होता है इनकम में और डिमांड में, बट नेगेटिव कौन से केस में होगा, इन्फीरियर केस में होगा। इस बात को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड कमोडिटीज प्राइस एंड डिमांड व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सीधी सी बात है, एक कमोडिटी एक्स और एक कमोडिटी क्या है, वाई। एक्स कमोडिटी की प्राइस में क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ, एक्स कमोडिटी की प्राइस में चेंजमेंट हुआ, उससे वाई कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड, उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। अब वाई और एक्स में हमें रिलेशन देखना होगा कि और एक्स और वाई किस तरीके की कमोडिटी है। क्या एक्स और वाई एक दूसरे की जगह यूज आने वाली सब्स्टिट्यूट है, क्या एक्स और वाई एक साथ यूज होने वाली कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट है तो इनके लिए डिमांड का जो स्लोप है या डिमांड का जो लो है अलग तरीके से, और कॉम्प्लीमेंट्री है तो अलग तरीके से। समझते हैं इसको। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी जो एक की जगह एक दूसरे की जगह क्या आते हो, यूज आते हो, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। लाइक मैं कहूँ एक तरफ हमने क्या ले ली, कॉफी ले ली, और एक तरफ हमने क्या ले ली, टी ले ली। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि OX पे हमने लिया चाय की डिमांड, चाय की डिमांड, और OY पे ली हमने कॉफी की प्राइस, कॉफी की प्राइस। अब मान लो कॉफी की प्राइस कितनी है दोस्तों, फॉर एग्जांपल कॉफी की प्राइस है 10 रुपए, तब चाय की जो भी डिमांड हो रही थी उसको हमने क्यों से बता दिया, ठीक है। अब अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी कितनी होगी, 10 से 12 रुपए हो गई, तो जो लोग पहले कॉफी पी रहे थे लेकिन अब कॉफी क्या होगी, महंगी होगी। तो वह क्योंकि जब कोई कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो डेफिनेट ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, अभी हमने पढ़ा है। तो कॉफी महंगी होते ही कॉफी के वो यूजर क्या पीने लग जाएंगे, चाय पीने लग जाएंगे। तो इंक्रीज तो किसकी प्राइस में हुआ, कॉफी की प्राइस में। चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट चाय की क्वांटिटी में अपने आप ही क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि कॉफी और चाय क्या है, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है।
वहीं अगर कॉफी सस्ती हो जाती है, 10 रुपए की बजाय कितने की हो गई, 8 रुपए की हो गई, तो क्योंकि अब जो बंदा रेगुलर कॉफी पी रहा है वह तो नहीं करेगा ना कि एक से ज्यादा कॉफी पीने लग जाएगी, यार 8 रुपए की हो गई, खूब सारी कॉफी पियेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उस कमोडिटी के वो यूजर जो अदर कमोडिटी का यूज कर रहे हैं, वो उसको छोड़कर किसकी तरफ आ जाएंगे, कॉफी की तरफ आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, चाय छोड़कर लोग किसकी तरफ आ जाएंगे, कॉफी की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कॉफी क्या हो गई, सस्ती हो गई। तो इधर चाय की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बिना चाय की प्राइस में चेंज हुए चाय की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। यहाँ पे किस तरीके का रिलेशन बन रहा है दोस्तों, पॉजिटिव रिलेशन बनता है। इस चीज को ध्यान रखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी होती है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी होती है। तो ये तो हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में देखेंगे। बट अगर आपसे ये पूछा जाए सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में डिमांड का जो स्लोप है वो कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है दोस्तों तो आप बिल्कुल भी इसमें अटकेंगे नहीं और आप डेफिनेटली बता के आएंगे कि एक की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे की क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और एक की प्राइस में डिक्रीमेंट होता है उसकी क्वांटिटी में भी क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगा। दैट इज द पॉजिटिव रिलेशन। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज में। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी क्या होती है, ऐसी कमोडिटी जो एक साथ यूज में आती हो, दोनों क्या हो, साथ साथ यूज में आती हो। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ले लेता हूं पेट्रोल की प्राइस, और इधर मैं ले लेता हूं बाइक का यूज, ठीक है। अब अगर पेट्रोल की प्राइस जो भी है दोस्तों, मान लो ओपी है और ओपी पे मान लेते हैं कितने रुपए लीटर है, 80 रुपए लीटर है, तो अब बाइक की जो यूटिलाइजेशन है वो ओक्यू क्वांटिटी तक हो रहा है। अब पेट्रोल के भाव 80 रुपए से बढ़कर कितने हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं। तो पेट्रोल महंगा हुआ तो हम क्या करेंगे, बाइक का यूज थोड़ा सा कम कर देंगे, अननेसेसरी कामों में उसको यूज नहीं करेंगे। हम कुछ काम जो थोड़ी दूर के होंगे उनको वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे, हम पैदल जाके कराएंगे। इसका मतलब बाइक का जो यूज है वह क्या हो गया, कम हो गया। वहीं अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, 80 से कितना हो गया, 70 हो गया, तब अब हम जो वॉकिंग डिस्टेंस के काम है उनको भी किससे करके आएंगे, बाइक से करके आएंगे। सीधी सी बात है, बाइक और पेट्रोल दोनों एक साथ यूज होते हैं। अगर पेट्रोल के भाव ज्यादा हो गए तो बाइक का यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा, और वही पेट्रोल के भाव अगर कम हो जाते हैं तो गाड़ी का भाव या बाइक का जो यूटिलाइजेशन है पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दोनों में किस तरह का रिलेशन है दोस्तों, नेगेटिव रिलेशन है। सब्स्टिट्यूट में ये पॉजिटिव है और जो कॉम्प्लीमेंट्री उसमें क्या है, नेगेटिव है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्रॉस डिमांड। प्रो टिप इसका यही है कि सब्स्टिट्यूशन के केस में ये क्या है, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ये क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप करियर सारथी कोचिंग के साथ हो, यहाँ पे हर एक चीज को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हम MCQ सीरीज भी लेके आएंगे, तो इन्हीं क्लासेस पे हमारी सीरीज डिपेंडेंट होगी, और हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की एग्जाम से हो, चाहे नेट की एग्जाम से हो, या अदर कोई ASO जैसी एग्जाम है वहां से यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो अब हम वहां डिस्कस करेंगे, वहां देखेंगे कि लेवल क्या होता है। टॉपिक एक ही होता है लेकिन एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाता है, लेवल क्या हो जाता है। और दोस्तों अब जो क्वेश्चन पूछने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, कथन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले, और उसमें से आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसलिए हमें डिटेल क्लासेस की बहुत ज्यादा नीड है। अब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड मतलब मांग मात्रा, और डिमांड मतलब मांग, यानी मांग मात्रा में कितना कैसे चेंज होता है और मांग में कैसे चेंज होता है, इसको हम समझते हैं। दो तरीके से होता है, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है और एक दोस्तों डिमांड में चेंज होता है। दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से दोनों को पढ़ा जाता है। पहला बात करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों संकुचन। और किसका संकुचन, डिमांड का, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, यानी मांग कब बढ़ती है और कब मांग घटती है उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल वही अपना OY पे क्या ली है हमने, प्राइस ली है, और एक्सिस पे हमने क्या ली है, यूनिट ली है। अब हमारी प्राइस शुरुआत में O से OP थी, और तो हमारी डिमांड कितनी थी, OQ थी। प्राइस डिक्रीज हो गई, प्राइस OP से क्या हो गई, OP 0 हो गई, तो हमने डिमांड इंक्रीज करके क्या कर दी, OQ 0।
तो प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड में जो इंक्रीमेंट हुआ दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वहीं प्राइस इंक्रीज हुई तो हमने डिमांड क्या कर दी, पहले से कम कर दी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब आप यही कहोगे यह तो लॉ ऑफ डिमांड था, यह तो लॉ ऑफ डिमांड था। एग्जैक्टली यह लॉ ऑफ डिमांड ही है। मींस क्या हुआ, जो लॉ ऑफ डिमांड है वही डिमांड का क्या बताता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। तो एग्जाम में हम कई बार यहाँ से, क्योंकि परीक्षा एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो हमारे माइंड में कई सारे रिएक्शन होते हैं, एग्जाम में केमिकल लोचा होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद करो, जो लॉ ऑफ डिमांड है यानी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड भी क्या हो, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि यही मांग का नियम और यही मांग का विस्तार और संकुचन है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इसको याद करना रहेगा। इसमें जब शुरुआत में कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था, प्राइस के डिक्रीज हुई तो कंज्यूमर ए से किस पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, और इसको हमने बोला मांग का विस्तार। और फिर कंज्यूमर चला जाता है सी पॉइंट पे, इसको हमने बोला मांग का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, प्राइस में ही चेंज हुआ है। इसके अलावा केवल चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, यानी पहले इतनी क्वांटिटी डिमांड की जाती थी, फिर ज्यादा और कम हो गई। दोनों ही सिचुएशन में कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है वह सेम ही रहा, अर्थात कंज्यूमर एक ही डिमांड कर्व पे पहले दूसरी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आएगा एग्जाम में, आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बातें गलत है या सही है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है जिसमें कंज्यूमर का डिमांड कर्व चेंज नहीं होता। या आपसे ऊपर क्वेश्चन दिया जाए कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर का डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, और नीचे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, इट्स हैपेंड ओनली द चेंजेज इन प्राइस ओनली, यानी केवल और केवल कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होते हैं उसको मांग का विस्तार और संकुचन बोला जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज करती है, ना कि डिमांड में। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज करती है, ना कि डिमांड में। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी जब डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज हो उसको कैसे बताएंगे अपन, कि जब शुरुआत में हमने बात करी कि प्राइस कितनी है ओपी, तब हमारी डिमांड कितनी है दोस्तों ओ क्यू। प्राइस इंक्रीज हो गई तब हमारा डिमांड कर क्या था, डी डिमांड करता। अब फॉर एग्जाम्पल प्राइस उतनी है, प्राइस उतनी ही है, लेकिन उतनी ही प्राइस पे हमने ज्यादा क्वांटिटी क्या कर ली, डिमांड कर ली, यानी सेम प्राइस पे ही हमने ज्यादा क्वांटिटी क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। प्राइस में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, बट डिमांड में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ऐसा कब हो सकता है, हो सकता है वो अदर फैक्टर है, उन अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से हुआ हो, आपकी इनकम बढ़ गई हो तो आपने उसी प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बाई कर ली। हो सकता है रिलेटेड कमोडिटी जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड करना अलग, इसके अलावा प्राइस वही है, मोर प्राइस, यानी प्राइस बढ़ी लेकिन आपकी डिमांड क्या नहीं हुई, कम नहीं हुई, यानी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती तब तो ये क्या बोला जाता, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्या बोला जाता, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बट डिमांड में क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, यानी सेम प्राइस पे भी उतनी ही डिमांड करना। दोनों ही सिचुएशन में आपका जो कर्व है वह राइट साइड में क्या हो गया दोस्तों, शिफ्ट हो गया। दोनों ही सिचुएशन में आपका कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं डिमांड में चेंज होना। किस में चेंज होना, डिमांड में। और चेंज कैसा है, डिमांड में वृद्धि, यानी मांग में वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट इन डिमांड बोला जाएगा। चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टू दी राइट साइड, यानी ऐसी सिचुएशन में डिमांड कर्व किस साइड में शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। यानी जब कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज ना हो बट डिमांड में चेंज होता हो, दैट इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं, जैसे ये केस है कि प्राइस में चेंज हुआ बट डिमांड में चेंज नहीं हुआ। अगर डिमांड में चेंज होता तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जाता, लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स वह इंक्रीज एंड डिक्रीज है। अब बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड। वही प्राइस हमारी क्या है, ओपी है, तब हमारी डिमांड क्या है दोस्तों, ओ क्यू है।
प्राइस और डिमांड कर्व हमारा डी डिमांड कर्व है। प्राइस उतनी है, प्राइस क्या है पहले जितनी है, लेकिन उतनी ही प्राइस में हमने डिमांड क्या कर दी दोस्तों, कम कर दी पहले से। किसकी वजह से, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से। हो सकता है आपकी इनकम क्या हो गई हो, कम हो गई हो सकता है रिलेटेड कमोडिटीज है उनकी प्राइस क्या हो गई हो, डिक्रीज हो गई हो, तब आप इसकी प्राइस, इसकी डिमांड छोड़कर उन पे चले जाओगे। तो उतनी ही प्राइस पे पहले वाली जितनी प्राइस पे आपने डिमांड क्या करी है, कम करी है। या फिर प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड क्या होनी चाहिए थी, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए थी। यदि डिमांड इंक्रीज होती तो ये क्या बोला जाता, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बट डिमांड इंक्रीज नहीं, डिमांड पहले जितनी है, इसका मतलब डिमांड में क्या है, डिक्रीमेंट है। डिमांड में क्या है, डिक्रीमेंट, यानी लेस प्राइस सेम डिमांड या सेम प्राइस लेस डिमांड। दोनों ही सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, यानी चेंज इन अदर फैक्टर्स बिसाइड प्राइस और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टू दी लेफ्ट साइड। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एक एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों, यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बनती है या बैठती है, और इन्हीं में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के देखा करें दोस्तों, कि आपने अगर डायग्राम बनाया और एग्जाम में जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के हिसाब से आपने डायग्राम को चलाया कि प्राइस उतनी थी लेकिन उतनी प्राइस पे डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो पहले आपका डिमांड कर्व ये था, फिर उतनी प्राइस पे डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा हो गई तो डिमांड कर्व क्या हो गया, नया हो गया। जैसे ही डिमांड कर्व नया बनता है, इसका मतलब किस में चेंज हुआ है, डिमांड में। और उसी डिमांड कर्व पे ही अगर कंज्यूमर आगे पीछे होता है, दैट इज द इंक्रीज एंड सॉरी दैट इज द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, क्योंकि सारी चीजें हम किसके थ्रू चलते हैं, डायग्राम के थ्रू चलते हैं, तो अगर आपको जो लिखा हुआ है पैराग्राफ है या क्वेश्चन है उसको आप डायग्रामेटिक फॉर्म में ला सकते हो, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होने के पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी, ये हमने डिस्कस किया था डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो दोस्तों हमारी वन टॉपिक वन क्लास भी कंटिन्यू चल रही है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के टॉपिक की हम क्लासेस कर रहे हैं, और अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेज में एक क्लास और ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हो एएसओ की, फर्स्ट ग्रेड की, यूजीसी नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, आरपीएससी की, कोई अन्य एग्जाम, साथ ही में 12th 11th बीकॉम, बीए एलएलबी, या कोई भी ऐसी एग्जाम जहाँ पे इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है, ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। तो दोस्तों आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जहां जो बच्चे या जो स्टूडेंट कॉमर्स की क्लासेस देखते हैं या इकोनॉमी की क्लास देखना चाहते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।